प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विधि का लेख इस कहानी के माध्यम से हम महाराज विजय सिंह की विधना के लेख को मिटाने में तत्परता दिखाने वाली यह अनोखी कहानी सुनते आ रहे हैं। चक्रार पंक्तिरिवगच्छति भाग्य पंक्ति। गाड़ी के चक्के की तरह कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर, मनुष्य का भाग्य परिवर्तित होता रहता है। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। इसीलिए कहा है दोस्तों कि आप इन दोनों परिस्थितियों में यदि सम रहना सीख गए, समझ लीजिए अपने जिंदगी जीना सीख लिया। पर ऐसा नहीं होता है। सुख के समय में हम भूल जाते हैं और जब दुख का समय आता है तो हम उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई वाली बात है। यदि हम सुख में भी स्मरण करते रहे तो शायद दुख आए ही नहीं, क्योंकि दुख में से भी सुख निकालने की कला ऐसे व्यक्ति को आ जाती है। इसलिए वो दुख को दुख नहीं समझता है। और जिस दिन इंसान ये कला सीख लेता है ना, हर परिस्थिति में वो अपने जीवन को जीने की कला सीख जाता है। इस लड़की के भाग्य के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। सुख का समय आया ही था। 10 वर्ष तक ये बिल्कुल हथेली की छाले की तरह धनीराम और गोमती जैसे माता पिता को पाकर प्रसन्न रहती थी। दुख का अभाव मात्र तक नहीं था, दुख का नामो निशान तक नहीं था, सुख ही सुख था। दोस्तों, पर गाड़ी के चक्के की तरह भाग्य परिवर्तित होता है और इसके भाग्य के अंदर तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। धनीराम अपने बंगलानुमा घर के बाहर सुखासन पर बैठा हुआ था। इतने में राजा स्वयं घोड़े पर सवार होकर उसके घर के दरवाजे के बाहर आकर रुक गया। महाराज विजय सिंह को अपने घर के बाहर देखते ही धनीराम गदगद हो गया। उसने आवाभगत की, आदर सत्कार से उनको कहा कि आप भीतर पधारिए। धनीराम राजा को जानता था कि तो हमारे नगर के महाराज हैं और मेरा आज परम सौभाग्य है कि स्वयं राजा मेरे दरवाजे पर आए हैं। भीतर लेके गया। राजा ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है पटेल जी, पहले ठंडा पानी पिलाओ। धनीराम ने कहा, महाराज आपका सैन्य दल कहां है, आप एकाकी कैसे? राजा ने कहा, शिकार के लिए अकेला ही निकल गया, सोचा जल्दी वापस लौट जाऊंगा, पर शिकार तो नहीं मिला और धूप के कारण से थक गया हूं, थोड़ा पानी पी के फिर से निकलता हूं। धनीराम ने कहा कि महाराज आप पहली बार मेरे घर पर पधारे हो, आज तो मेरा परम सौभाग्य है। आपको पानी क्या, मैं दूध पिलाता हूं। उसने अपनी बिटिया चंद्रवती को आवाज देते हुए कहा कि बेटा चंदा, साक्षात हमारे नरेश हमारे घर पर पधारे हैं, तुम गाय का ताजा दूध लेके आओ। लड़की समझदार तो थी, फटाफट गई और गाय का दूध गर्म करके लेके आई। इतना ही नहीं, धनीराम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने धनीराम के हाथों में ग्लास देने के पश्चात कहा कि पिताजी तनिक रुकिए। भीतर गई और एक मखमल का आसन बैठने के लिए वो लेके आई और साथ ही चांदी की चौकी बाजोट
वो लेके आई। आसन पर आसनस्थ होने के लिए लड़की ने कहा, आप यहां पर विराजिए, और चौकी के ऊपर उसने अपने पिताजी के हाथ से वो ग्लास लेकर रख दिया। शालीनता, विनम्रता, उसके साथ साथ इतनी अच्छी सूझबूझ, राजा देखता ही रह गया। रूपवान तो थी ही, पर बुद्धिमान भी जबरदस्त थी। राजा आसनस्थ हुए, ग्लास को हाथ लगाया तो ग्लास थोड़ा गर्म था, दूध गर्म होने की वजह से। महाराज को अवकाश मिल गया। इधर चंद्रवती अपने पिताजी के पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई। गोमती ने भी जब सुना कि हमारे महाराज आए हुए हैं, तो वो भी उनको देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाई और वो भी बाहर आ गई। एक तरफ गोमती और दूसरी तरफ चंदा, बीच में धनीराम राजा की तरफ देखते हुए पूछने लगे कि महाराज, आज के दिन आप यहीं रुक जाइए। छोटा सा गांव है, पर यह गांव बहुत सुंदर है, रमणीक है। सायंकाल आप निकल जाना, अभी इतनी धूप में कहां जा रहे हो? महाराज ने कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। और इस बीच दूध गर्म होने की वजह से राजा विजय सिंह गोमती और धनीराम को दोनों को देख रहा था, साथ साथ उस लड़की को भी देख रहा था, पर इनके रूप के अंदर कहीं पर भी सामंजस्यता नहीं दिखाई दे रही थी। आखिर महाराज ने पूछ ही लिया, ये कौन है? धनीराम ने कहा, हुजूर, ये मेरी ही लड़की है। अच्छा, पर तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारे तो और इसके भाई बहन कहाँ हैं? 2-3 लड़के लड़कियां तो होनी चाहिए। कि नहीं महाराज, बस ये अकेली ही है, एकाकी है। पर जब से ये आई है हमारे घर में, तब से हर तरह का सुख हमें प्राप्त हुआ है। बोलती भी इतना मीठा है कि बस कानों के अंदर रस घुलता है, घंटियां बजती है। महाराज ने कहा, मैं देख रहा हूं अत्यंत विचक्षण है ये तुम्हारी लड़की। वार्तालाप चलता रहा। वार्तालाप के दौरान महाराज भी उस लड़की की तारीफ करने लगे तो धनीराम का सीना फूल गया। पूरे गांव के अंदर महाराज, इस लड़की ने अपना जादू बनाए रखा है, सबकी प्यारी है। महाराज ने कहा कि धनीराम, कितने साल की होगी ये? धनीराम ने यहां पर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके मुंह से अचानक निकल गया, क्योंकि याद नहीं आया। गोमती से कहा कि गोमती, कितने साल पहले मैं इसे लाया था? ये बस सुनते ही राजा ने कहा, लाया था मतलब? क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं है? अब धनीराम सक पकाया। धनीराम को काटो तो खून नहीं। उसे अपने आप के ऊपर गुस्सा है कि मेरे मुंह से ऐसे कैसे निकल गया। फिर उसे याद आया। उसने कहा कि महाराज, आज से 10 साल पहले यह चंदा हमें मिली थी। मिली थी मतलब? या तुम चुरा के लाए हो? मुझे सच सच बताओ, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। धनीराम की हालत खराब हो गई। क्या कहूं क्या नहीं कहूं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चंद्रवती के भी कान खड़े हो गए। उसे पहली बार मालूम हुआ कि मैं इनकी बेटी नहीं हूं। मुझे मेरे माता पिता कहीं से लाए हैं, वो भी उत्सुक थी सुनने के लिए। धनीराम ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा कि महाराज, आज से 10 साल पहले कोई निर्दयी मेरे ही खेत के बाड़ के पास इसे फेंक के चला गया था, और भाग्य योग से हमें कोई संतान नहीं थी,
तो शायद मैं तो समझता हूं कि ऊपर वाले ने ही मेरे लिए भेजी है। बस उस दिन से हम दोनों इसे माता पिता का ही प्यार दे रहे हैं। राजा ने कहा, इसका प्रूफ क्या है कि तुम्हारे बाड़ के पास ही ये पड़ी थी? हो सकता है तुमने किसी की चुराई हो। कि नहीं महाराज, ऐसा पाप मैं कभी नहीं कर सकता। गोमती से इशारा करके उसने कहा कि देखो, जब ये आई थी, जब मुझे मिली तो एक लाल कपड़े के अंदर ये आवेष्टित थी कि वो कपड़ा तुम लेके आओ। गोमती ने संभाल कर रखा था, वो कपड़ा लेके आई और राजा को बताया कि महाराज, इसी कपड़े के अंदर ये लिपटी हुई थी। शायद उस समय इसकी 6 या 7 दिन की ही समयावधि होगी, जीवनी होगी, इससे ज्यादा बड़ी हो ही नहीं सकती। पर पता नहीं कौन क्रूर, कौन निष्ठुर इसे वहां पर फेंक के चला गया। महाराज को आज से 10 साल पहले की बात याद आ गई। सोचने लगे, ये लड़की बच कैसे गई? मैंने तो इतनी जोर से इसको पटक के फेंका था। दोस्तों, यही गलती कंस ने भी की थी। वासुदेव और देवकी के एक एक पुत्र को जो पैदा होता था, उठाकर वो दीवार पे मारता था जोर से। नवजात शिशु विदिन सेकंड के अंदर वहां पे खून का एक धब्बा सा पड़ता था और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता था। ऐसा ही क्रूर काम राजा विजय सिंह ने भी किया था। उसने भी उसे उठाकर जोर से फेंका था, पर यह मरी नहीं थी, ये बच गई थी। विधि के विधान को दोस्तों कोई टाल नहीं सकता है, कोई समाप्त नहीं कर सकता है। और राजा रावण विधि का ही तो विधान कहेंगे। भगवान राम के हाथों से उसे मरना था, इसलिए खेल सारा रचा गया। शूर्पणखा का आना, लक्ष्मण के द्वारा उसका नाक काट लेना, माता सीता के बारे में, उसके रूप सौंदर्य के बारे में शूर्पणखा के द्वारा राजा रावण के कानों में कुटिलतापूर्ण बदला लेने के लिए भाव भरना कि ऐसी अद्वितीय सुंदरी तुम्हारे महल में नहीं तो कुछ भी नहीं है। मदोन्मत्त होकर राजा का उसे देखना रावण का। पर विधि के विधान को कब तक टाल सकते हैं? नहीं टाल सकते। लक्ष्मण ने जब रेखा चित्र कर दिया, कभी भी सोने का मृग नहीं होता, ये जानते हुए भी विधि का लेख है, उसे नहीं मिटा सकते। वही मन के अंदर आया कि नहीं, ये तो सोने का ही है, इसकी कंचुकी बनाऊंगी। उस मृग को लेके आओ, राम को रवाना कर देना। लक्ष्मण को पहरे के लिए रख दिया। फिर भी देखो विधि का खेल कैसा होता है। जाने के लिए उस राम की आवाज सुनकर कि नहीं, तुम कैसे निष्ठुर हो अपने भाई के प्रति, उनकी आवाज आई, लक्ष्मण लक्ष्मण, सहायता करने के लिए, और तुम यहां खड़े हो। लक्ष्मण ने नहीं जाने की कसम खाई थी कि मैं आपकी रक्षा के लिए यहां हूं, और भ्राताश्री ने मुझे कहीं पर भी जाने को आदेश नहीं दिया है। पर सीता कहती, मैं आदेश देती हूं, तुम जाओ और अपने भ्राता को जो दुख में है, संकट में है, उनको संकट से निवारण करके ले आओ। लक्ष्मण ने अभिमंत्रित बाण से एक रेखा, लक्ष्मण रेखा, वो खींची। आप सभी जानते हो, रावण साधु का वेश धारण करके आया। जैसे ही उसने लक्ष्मण रेखा को पार कर अंदर जाना चाहा तो धधकती ज्वाला उद्भूत हो उठी। फिर से अपना पैर पीछे ले लिया, आवाज दी, सीता लेके आई। सीता भीतर से ही दे रही थी उस रेखा के, और उसने कहा नहीं, रेखा पार करके आओ। और फिर जो होना था तो वो देखा। यही तो विधि का लेख है, इसी को तो विधि का विधान कहते हैं। विधाता ने जो लिख दिया है उसे भगवान भी नहीं मिटा सकते। फिर यही बात है।
महाराज विजय सिंह ने भरसक प्रयत्न किया था उसे मारने का, पर फिर भी चंद्रवती जीवित रह गई। इधर उसी ताने बाने में खोया हुआ महाराज को देखकर धनीराम बोला कि महाराज आप किन ख्यालों में खो गए हो? अरे जैसे कोई तंद्रा टूटी हो, दूध भी ठंडा हो गया था, एक घुट के अंदर उसने सब कुछ पी लिया और कहा कि धनीराम, यह कन्या तुम जो कह रहे हो ऐसी कोई चीज मिलती है या ऐसा कोई वस्तु मिलती है, वो राजघराने की शोभा होती है। अब ये लड़की आज से राजमहल की शोभा बढ़ाएगी। महाराज आप कैसी बात करते हो? ये कोई वस्तु नहीं है। हाँ, जैसे तुम्हें संतान नहीं है तो तुम्हें ये मिली, पर अब इसका उत्तराधिकारी, इसका उत्तरदायित्व मेरा है, क्योंकि मेरा उत्तराधिकारी तो है पर वह लड़का है, मुझे भी लड़की नहीं है। आज से ये मेरे राजमहल की शोभा बढ़ाएगी, ये मेरी लड़की बन के रहेगी। महाराज आप कैसी बात करते हो? आप प्रजा के सुख को देखने वाले हो, हमें दुखी करके आपको क्या मिलेगा? राजा का स्वर कठोर हो गया। उसने कहा धनीराम, अब ये अमानत राज्य की है, इसे पढ़ाना लिखाना, इसके विवाह के योग्य बनाकर इसको अच्छे वर्ग के साथ में इसका विवाह करवाना, यह अब राज्य की जिम्मेदारी अर्थात मेरी जिम्मेदारी है। इसे फटाफट तैयार करो और मेरे साथ मैं इसे ले जाऊंगा। उसने लड़की से पूछा कि बेटा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लड़की अब तक समझ नहीं पा रही थी चंदा कि ये सब क्या हो रहा है, पर उसे जब पता चला कि मेरे असली माँ बाप तो कोई और है, आज तक तो मैं इन्हीं अपना समझ रही थी। खैर वो समझदार तो थी, उसने कहा कि महाराज यदि मेरे माता पिता से आप इजाज़त ले लीजिए, वे आज्ञा देंगे तो मैं जरूर चलूंगी। बस राजा को तो मौका मिल गया। राजा ने कहा कि देखो लड़की भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, आप इसे फटाफट तैयार करो। रोते रोते इनके तो हालत खराब हो चुकी थी। गोमती तो मूर्छित हो गई भीतर जाकर। धनीराम अंदर गया, राजा ये सब देख रहा था, पर क्रूरता, कठोर हो चुका था उसका हृदय। अनेकों को जिसने रुलाया हो, इसलिए नव दंपत्ति जो कि किसान थे, नव दंपत्ति तो कहना ठीक नहीं रहेगा, नौ माता पिता, उनके उसके ऊपर क्यों तरस आएगा? उनके रुदन को उसने अनदेखा कर दिया। जैसे तैसे उसे होश में आया गोमती को, उसने अपनी लड़की के लिए सुंदर से कपड़े निकाले, कंगन, गले में कंठहार, तरह तरह के आभूषणों से उसे सुसज्जित किया और राजा को लाकर सौंप दिया। क्योंकि धनीराम जानता था यदि राजा से मैंने पंगा लिया तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। मजबूरन उसे चंद्रवती को देना पड़ा और कहा कि महाराज इसका आप ख्याल रखना, आज आप हमारे कलेजे के टुकड़े को लेकर जा रहे हैं। हाँ हाँ मैं जानता हूं, पर अब ये मेरे कलेजे का टुकड़ा बन चुका है। महाराज उसे घोड़े पर आगे बैठाते हैं और घोड़े को एड़ लगाकर अपने नगर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में छोटा सा सघन जंगल था। राजा ने कई बार सोचा कि आज इसका काम मैं तमाम कर देता हूं। उसने तलवार निकाली, घोड़े से नीचे उतारा, खुद भी नीचे उतरे। लड़की ने देखा, वाह क्या बात है महाराज, आपकी तलवार जैसे ही ऊपर गई तो सूर्य की जो छटा है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं आपकी तलवार के ऊपर चमकी, तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो बिजली चमक रही हो। राजा के मन के अंदर उसकी कल्पना शक्ति को देखकर, इस कल्पना तो कवियों से भी बढ़कर है, इतनी सी उम्र के अंदर क्या कल्पना की है इसने। एक क्षण के लिए राजा विस्मित हो गया, भूल गया कि मुझे इसे मारना है, और ऐसे ही स्तब्ध खड़ा रह गया। लड़की ने ही कहा, महाराज चलो ना, कितनी देर हो गई, हम घर कब जाएंगे?
एक अदृश्य शक्ति ने वो उठाया हुआ हाथ फिर से म्यान के अंदर, वो तलवार कब चली गई राजा को भी पता नहीं चला। हाँ हाँ बेटा हम चलते हैं। राजा फिर से उसे अपने घोड़े पर बैठाकर नगर की तरफ चल पड़ता है। अपने आप के ऊपर भी उसे गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको मारने का मन होता है, मैं मार क्यों नहीं पा रहा हूं। पर कोई बात नहीं, आज तो इसका काम मैं खत्म करके ही रहूंगा। जैसे ही मन चेंज होता, मूड चेंज होता, राजा का अहंकार, जाति मत, मैं किस कुल का हूं, है तो एक किसान की लड़की ना, गरीब किसान की, ये मेरी पुत्रवधू नहीं बन सकती। बस ये विचार उसके मन मस्तिष्क के अंदर कौन जाते थे। नगर की सीमा आ चुकी थी। कई आंखें राजा को उस सुंदर सी लड़की के साथ देख रहे थे। राजा महल में आ गया, सीधा अपने कक्ष में आकर वहां पर बैठ जाता है, लड़की को भी वहां पर बैठा देता है। दोस्तों, राजा तरह तरह के विचार अब कर रहा है। महाराज तरह तरह के षड्यंत्र का ताना बाना बुनते हैं। राजमहल के अंदर समस्त सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी महाराज बेचैन है, सिर्फ इस कन्या को अपने रास्ते से हटाने के लिए। दोस्तों, किस तरह से भयंकर षड्यंत्र की रचना राजा विजय सिंह करते हैं, यह तो सुनने के पश्चात ही प्राप्त हो, आप जान पाओगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर इसी समय हम मिलते हैं।